जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का एक और पार्ट करेंगे। इससे पहले भी हमने कई पार्ट करके यूट्यूब में डाल चुके हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम इसका अगला पार्ट लेके आए हैं, इसको देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वन हु ईट्स फ्लैश। वन हु ईट्स फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति या जीव जो कि मांस खाता हो। उसके लिए एक वर्ड है, उसके लिए कौन सा वर्ड है? वो है कार्निवोरस। उसके लिए क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। हिंदी में क्या बोलेंगे? मांसाहारी। देखिए, इससे रिलेटेड और भी कई सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे जो फूल पत्तियां खाता हो, या मतलब जो पौधों पे निर्भर रहता हो या सब्जियों पे निर्भर रहता हो, तो उसके लिए भी एक वर्ड, एक सेंटेंस है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगर लिखा होता, मान लीजिए वन हु ईट्स हर्ब्स। वन हु ईट्स हर्ब मतलब एक ऐसा व्यक्ति या जीव जो कि फूल पत्तियों, पौधों या सब्जियों पर निर्भर रहता हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। या हिंदी में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शाकाहारी। इसको याद रखिएगा। एक और सेंटेंस जैसे देखते हैं ऐसे ही। तो देखिए, अगर लिखा होता वन हु ईट्स एवरीथिंग। वन हु ईट्स एवरीथिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति या जीव दोनों चीज़ें खाता हो, दोनों चीज़ें का मतलब है कि वो प्लांट्स को भी खाता हो और एनिमल्स को भी खाता हो, मतलब वनस्पति भी खाता हो और मांस भी खाता हो, तो उसके लिए जो एक वर्ड, वन वर्ड यूज करेंगे, वो क्या होगा? उसके लिए होगा ओमनीवोरस। क्या होगा उसके लिए एक वर्ड? ओमनीवोरस। इसको याद रखेंगे। आगे एक और देखिए, एक सेंटेंस और होता है, जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने बात करी थी वन हु ईट्स फ्लैश, जो कि मांस खाता हो। तो मांस खाने वाले के लिए जो सेंटेंस था, वो जो एक वन वर्ड था, वो क्या था? कार्निवोरस था। अब एक सेंटेंस आता है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। अब ह्यूमन फ्लैश की बात करता है कि जो कि एक नर, मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर कोई मांस खाए, तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? तो उसको भी देख लेते हैं। अगर लिखा होता वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश, तो इसके लिए क्या होता है एक वर्ड? उसके लिए होता कैनिबल। क्या होता? कैनिबल। CANNIBAL। इसको क्या होता? कैनिबल बोलते। तो इन चारों को याद रखिएगा, चारों स्टेटमेंट को, कि जो केवल मांस खाता होगा, उसके लिए कार्निवोरस वर्ड का यूज करेंगे, मांसाहारी हिंदी में। और जो कि फूल पत्ती या आपका सब्जियों पे निर्भर रहता है, उसके लिए हर्बीवोरस, हिंदी में शाकाहारी। और वन हु ईट्स एवरीथिंग, मतलब वो फूल पत्तियाँ भी खाता होगा, वनस्पति में भी निर्भर रहता है, और क्या जानवरों का मांस भी खाता होगा, उसके लिए ओमनीवोरस का यूज करेंगे। सर्वाहारी, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वाहारी बोलेंगे। और वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो कि आदमियों का या जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन का जो मांस खाता होगा, उसके लिए एक वर्ड जो है वो है कैनिबल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में नरभक्षी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब एक ही कालखंड से संबंधित। एक ही कालखंड से संबंधित। अब वो चाहे व्यक्ति भी हो सकता है या कोई एरा भी हो सकता है, कोई एक काल की बात करें तो वो भी हो सकता है। तो इसके लिए एक वर्ड क्या है? इसके लिए है कंटेम्पररी। क्या? कंटेम्पररी, हिंदी में समकालीन। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी क्या है? एक ही टाइम पीरियड के व्यक्ति है। उनका जो कालखंड है वो क्या है? एक ही टाइम, एक ही समय के है वो। तो उनके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? कंटेम्पररी। दे आर कंटेम्पररी। अब तो कह रहे हैं वो है, तो इसको याद रखेंगे। अब जैसे और कोई अगर किसी काल की बात कर लें, जैसे अकबर के टाइम की बात करें, तो अकबर का जो टाइम पीरियड था, जो उसको उनका शासनकाल था, और उसी के पैरेलल में जो शासनकाल महाराणा प्रताप थे, उनका भी शासनकाल उनके पैरेलल में था। तो ये बोला जा सकता है कि
जो अकबर और जो महाराणा प्रताप है वो क्या है, समकालीन है, या उनका जो समय है जो उन्होंने शासन किया तो वो क्या था, समकालीन होगा। तो इसको याद रखेंगे कि एक ही समय के या एक ही कालखंड से संबंधित अगर कोई टाइम पीरियड दे रहा हो या कोई व्यक्ति हो तो उनके लिए कंटेम्प्रेरी वर्ड का यूज किया जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, बर्न होगा टी, बर्न एंड रिड्यूस टू एसेस, रिड्यूस टू एसेस। तो इसके लिए एक वर्ड देखिए, इसका मतलब क्या पहले देख लीजिए। मतलब एक ऐसा स्थान जहां डेड बॉडीज मतलब मृतक, जो मृतक है उनको जलाया जाता हो, और रिड्यूस टू एशेज मतलब जला करके राख कर दिया जाता हो। कुल मिला के बात इतनी सी है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे मृतकों को जलाया जाता हो, तो उसके लिए एक वर्ड क्या है, मतलब उसका जो एक वर्ड है वो क्रेमेटोरियम, हिंदी में क्या बोलेंगे, शमशान बोलेंगे। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। तो क्या मतलब हुआ, लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ रहना, लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ रहना, ए मैन एंड वुमेन एक व्यक्ति और एक महिला का, विदाउट बीइंग मैरिड बिना शादी किए हुए, बिना शादी किए हुए एक साथ एक दूसरे से। तो क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति और एक महिला का बिना शादी किए हुए एक साथ रहना। तो उसके लिए जो वन वर्ड है वो क्या है, वो वन वर्ड है कॉन्क्यूबिनेज। क्या, कॉन्क्यूबिनेज। हिंदी में क्या बोलेंगे, बिना शादी के एक साथ रहना। आपने आजकल देखा होगा, सुना होगा, ये लिविंग रिलेशनशिप के बारे में सुना होगा। ये एक कह सकते हैं कि एक लोकल वर्ड है जो हम ऐसे ही आम भाषा में बोल देते हैं, आम चलन में चीज़ें बोली जाती हैं लिविंग रिलेशन। तो एक वो फॉर्मल वर्ड है, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ किया जाए वो क्या है, कॉन्क्यूबिनेज है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जब एक लड़का एक लड़की बिना शादी किए हुए अगर एक साथ रहने लगते हैं तो उसको हम लिव इन बोलते हैं कि वो लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन जो इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड है वो क्या होगा, कॉन्क्यूबिनेज होगा। इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ देखिए, एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिशिएट अ फील्ड स्पेशली इन फाइन आर्ट। एन एक्सपर्ट मतलब एक विशेषज्ञ, एक ऐसा विशेषज्ञ जो किसी फील्ड का क्या हो, एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रिशिएट का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जानकार हो उस फील्ड का, एक जानकार जो कि उसकी अच्छा पक्ष भी बताए और उसका बुरा पक्ष भी बताए। मतलब एक क्रिटिक कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो कि उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में जानता हो, और स्पेशली किसी एक फाइन आर्ट, किसी आर्ट के बारे में बात करें, तो उसके लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाएगा वो कॉन्नेसर यूज़ किया जाएगा, हिंदी में पारखी। आपने जजेस देखे होंगे जो फाइन आर्ट की बात करें, तो जैसे आपका म्यूज़िक हो गया, फाइन आर्ट की मैं बात करूं तो जैसे आपका म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक किया या डांस हो गया, तो ये जो कलाएं हैं, इन कलाओं की बात करें तो इन कलाओं के जो क्रिटिकल जज होते हैं उनके लिए हम क्या होते हैं, कन्वर्जर का यूज़ करते हैं, कैनेसर का यूज़ करते हैं। अब जो जैसे इसके नीचे खाने के जो होते हैं, जो खाना होता है अपना, तो खाने के लिए भी जजेस होते हैं। तो अब उसकी बात करें कि ए कॉन्नेसर ऑफ फूड मतलब खाने का पारखी को क्या बोलेंगे। म्यूज़िक और डांस वाले जो फाइन आर्ट हैं, जितने मैंने बताया, जितने जो भी आपके आर्ट्स हो गई, मतलब कला हो गई या शिल्प हो गया, साहित्य हो गया, इनकी अगर कोई बारीक परख करने वाला अगर जो व्यक्ति होगा उसके लिए कॉन्डेंसर का यूज़ किया जाएगा, पारखी। लेकिन अगर खाने की बात कर रहे हैं तो खाने के लिए देख लेते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। तो ए कॉन्डेंसर ऑफ फूड, एक कॉन्डेंसर ऑफ फूड। तो इसके लिए एक वर्ड हो वो क्या है, गौमी। क्या बोलेंगे, गौमी, GOURMET। देखिए इसमें टी साइलेंट रहेगा, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, गौमी। इसका यूज़ करेंगे अगर हम खाने की किसी जज की बात करें। तो इसको याद रखिएगा कि एक क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट इज कॉल्ड कॉन्नेसर, इज कॉल्ड कॉन्नेसर। अब देखिए इस कॉन्नेसर का एक तरह से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये मिसस्पेल्ड में ये वर्ड पूछ लिया जाता है, क्योंकि देखिए इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा टफ है।
तो कभी कभी ये मिस स्प्रेड में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन में ये भी रहेगा और 3 अदर रहेंगे, तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सी स्पेलिंग सही है। तो अब इसको स्पेलिंग को ज़रूर याद रखिएगा, CONNOISSEUR। देखिए इसमें डबल एन लगा हुआ है और डबल एस लगा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि ये ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि घुड़सवारी में कुशल हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि घुड़सवारी जानता हो या उसको उसमें कुशल हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कैवेलियर। क्या बोलेंगे? कैवेलियर, हिंदी में घुड़सवार। जैसे आपने पहले के ज़माने में लिखा होगा, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास क्या होता था? घुड़सवार सेना होती थी। एक घुड़सवार सेना होती थी और एक पैदल सेना होती थी। तो उनकी जो घुड़सवार सेना होती थी उनको क्या बोलते? कैवेलियर आर्मी। क्या बोलते थे? कैवेलियर आर्मी। और जो पैदल सेना होती थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे इन्फेंट्री। तो इसको याद रखेंगे कि जो भी व्यक्ति घुड़सवारी जानता होगा या उसमें बहुत स्किल्ड होगा, तो उसके लिए कैवेलियर का यूज़ करेंगे। मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और आर्मी की बात करेंगे, घुड़सवार की मतलब घोड़ों से जो सुसज्जित आर्मी होगी, जो सेना होगी, उसके लिए कैवेलियर आर्मी का यूज़ किया जाएगा। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। ऐसा क्या मतलब हुआ? समय के क्रम के अनुसार, समय के क्रम के अनुसार। ठीक है, तो इसके लिए जो एक वर्ड का यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल। क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे? कालक्रमानुसार। कालक्रमानुसार इसका क्या मतलब होगा कि अगर कोई चीज़ है या कोई शासन है किसी का, या कोई व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है, अगर उसे हम समय के क्रम के अनुसार लगा दें। जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हैं, जो कि जो राज्य हुए, साम्राज्य हुए, उनको पूछते हैं कि उनको क्रम से लगाइए कि पहले कौन सा आया, समय के क्रम से लगाइए कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ऐसे पूछा जाता है। तो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाएगा वो क्रोनोलॉजिकल यूज़ किया जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी साम्राज्य हुए, जितने भी वंश हुए, डायनेस्टी हुई, उनको आप क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाने के लिए आएगा तो आप बताएंगे, उसमें लिखेंगे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और लास्ट में लोधी वंश आया। तो ये चीज़ आपने जो क्रम में लगाया समय के क्रम के अनुसार, इसको बोलेंगे क्या? वन वर्ड में उसको बोलेंगे हम क्रोनोलॉजिकल, या हिंदी में कालक्रमानुसार। इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए पर्सन हु इज पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन्ड कार। इसका क्या मतलब हुआ कि निजी स्वामित्व वाली कार या गाड़ी को चलाने के लिए यदि किसी व्यक्ति को पेड किया जाता हो, किसी व्यक्ति को कोई कुछ भुगतान किया जाता हो या उसको सैलरी दी जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड यूज़ करेंगे वो शॉफर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? शॉफर। इसको शॉफर बोलते हैं, या हिंदी में मोटर चालक। आमतौर पे देखिए हम जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। ऐसे जब फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर कोई मालिक है, उसने अगर, या कोई भी व्यक्ति है, उसने अगर क्या हो कि अपनी कार को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को रखा हो और उसके बदले में उसको सैलरी दी जाती हो, उस व्यक्ति को गाड़ी चलाने के एवज में उसको सैलरी दी जाती हो, तो उस व्यक्ति को हम फॉर्मल लैंग्वेज में हम ड्राइवर बोलते हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है, एक मिनट रुकिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शॉफर बोलेंगे। इसको याद रखेंगे कि ये स्टैंडर्ड वर्ड इसमें है। नॉर्मल भाषा में ड्राइवर, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड वर्ड के फॉर्म में बोलेंगे तो शॉफर बोला जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी आर्थिक संरचना या ढांचा, जो कि पूंजीपतियों द्वारा क्या किया जाता हो, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा ऑर्गेनाइज मतलब संगठित किया जाए या नियंत्रित किया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाए। सिंपल भाषा में ये है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि पूंजीपतियों द्वारा, पूंजीपति कौन होते हैं? जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, है ना, उनके द्वारा अगर चलाई जाएगी तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म बोलेंगे। हिंदी में
पूंजीवाद बोलेंगे, तो इसको याद रखेंगे। जैसे कैपिटलिज्म की बात करूँ तो कैपिटलिज्म के लिए जो देश आपके सबसे पहले नज़र आता है, कैपिटलिज्म जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो कौन है? यूएसए है। यूएसए में एक तरह से ये वाला सिद्धांत आपको लागू होता मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म की एक तरह से परिभाषा देख लिया कि क्या होगा कि जैसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होगा, एक व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसाय चलाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि आपको छूट होगी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने व्यक्तिगत व्यवसाय खोल लेंगे, और वहाँ पे आपका सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा उस पे। आप उसका प्रॉफिट होगा वो आपके ही नियंत्रण में जाएगा, और वो चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगी। जैसे यूएसए की मैंने बात की, तो यूएसए में जैसे स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। तो एलन मस्क क्या है? एक व्यक्ति हैं जो कि गवर्नमेंट से उनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ना कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो। तो उन्होंने क्या हुआ कि स्पेस में अपने प्रोग्राम चलाए हैं। अब जबकि स्पेस की बात करें तो स्पेस जो होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर देश की सरकार के अंडर में होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के पास। लेकिन वहाँ पे क्या है, अमेरिका में छूट है। कैपिटलिज्म होने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति भी स्पेस में जा सकता है और कोई भी प्रोग्राम अपने लॉन्च कर सकता है अगर आपके पास पैसा हो तो कैपिटलिज्म की यही परिभाषा होती है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए चलाई जाती हो और उस पर पूर्णतः उस का ही नियंत्रण होता हो, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता हो। तो इसमें ये याद रखेंगे। तो स्पेस एक्स का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया उसका, कि वो स्पेस में क्या होता है कि अपने सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं, उनके कई सारे मिशन हैं जो कि स्पेस में चल रहे हैं। अभी स्पेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं वो, तो वहाँ पे ऐसा कोई सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए कैपिटलिज्म का एक अपोजिट होता है, उसको बोलेंगे कम्युनिज्म। क्या बोलेंगे? कम्युनिज्म। हिंदी में क्या होता है? साम्यवाद होता है। तो कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है? कम्युनिज्म का देखिए मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का जो स्टेट है वहाँ, या कोई जो नेशन है, उसका सभी कारखाने हैं या जितनी भी संस्थाएं, ऑफिसेज हैं, या जो भी सर्विस है, पब्लिक सर्विसेज जो है, उन पे उनका स्थायित्व, उनका कंट्रोल होता है एक तरह से, और उसका स्वामित्व होता है, और उन पे कंट्रोल करती है कौन? सरकार। मतलब वहाँ के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, कारखाने हैं, जो ऑफिशियल्स ऑफिसेज हैं, और जो भी सेवाएं हैं, पब्लिक सेक्टर की सेवाएं हैं, उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वहाँ पे व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं होती है। वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सरकार द्वारा बराबर बांटे जाएंगे, ना कि किसी एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने व्यक्तिगत लाभ कमाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर हम कम्युनिज्म देश की बात करें तो जैसे चाइना की बात कर लेंगे या रशिया की बात करेंगे, तो वो ऐसा फॉलो करते हैं। अब एक आता है इन दोनों के बीच का, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का, जो हमारा कम्युनिज्म के बीच का एक जो होती है इकोनॉमी, वो मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी क्या है? एक मिक्स इकोनॉमी है। मतलब वो थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा है और थोड़ा सा कम्युनिज्म को भी बढ़ावा दिया गया है। मतलब कि सरकार के पास भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब मोस्टली चीज़ें सरकार के पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो वो भी आप भी जा करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपका भी उस पर पूरा नियंत्रण होगा। मतलब आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसाय को चला सकते हैं और उस पर आपका नियंत्रण होगा। तो कुल मिला के बस इतना ही था। मैंने आपको समझा दिया कि अगर इकोनॉमी, ऐसी कोई इकोनॉमी हो, ऐसी कोई अर्थव्यवस्था हो जो कि पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित और स्थापित की जाती हो, संगठित की जाती हो, तो उसको कैपिटलिज्म बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए आगे है, give something to make up somebody's losses. Sorry, loss. Give something to make up somebody's loss. इसका क्या मतलब होगा? देखिए इसका मतलब होगा कि किसी की हानि के बदले में उसको दिया जाने वाला मुआवजा। मतलब अगर किसी की हानि होती है या किसी की नुकसान होगा किसी का, तो उसकी भरपाई के लिए या उसकी भरपाई के लिए अगर उसको कुछ दिया जाता हो, तो उसके लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है? कंपनसेट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? कंपनसेट यूज़ किया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षतिपूर्ति करना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अगर किसी के फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में है, किसी की मदर या फादर गवर्नमेंट जॉब में अगर होते हैं, और इन केस अगर उनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हो जाती है, मतलब जब वो जॉब कर रहे होते हैं तभी उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनकी जगह उनकी वाइफ को या उनके बच्चे को जॉब मिलती है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन ग्राउंड। मतलब कंपनसेशन ग्राउंड के तौर पर उनको जॉब
दे दी जाती है। मतलब क्या होगा, यही बात होती है कि जो व्यक्ति है वो तो चला गया, तो उसकी जगह कंपनसेट करने के लिए सरकार क्या करती है, उनकी वाइफ ने उनके बच्चे को जॉब दे देती है। तो उसका यही मतलब हुआ कि किसी भी हानि को भरने के लिए, की भरपाई करने के लिए अगर कुछ दिया जाएगा तो उसके लिए एक वर्ड होगा, वो क्या होगा, कंपनसेट होगा। कंपनसेट में क्या दिया जा सकता है, जैसे कंपनसेशन ग्राउंड में जैसे मैंने बताया जॉब है, तो कंपनसेट करने के लिए हम उसको पैसे दे सकते हैं, उसको जॉब ऑफर कर सकते हैं, या कोई अन्य चीज़ दी जा सकती है। तो उसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन वॉर। इसका क्या मतलब हुआ, एक बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, स्पेशली इन वॉर मतलब किसमें, युद्ध में। इसका क्या मतलब हुआ, विशेषकर युद्ध में एक बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना। इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, बोलेंगे कार्नेज। क्या बोलेंगे, कार्नेज। हिंदी में सामूहिक हत्या। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें या वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, तो वो उन युद्धों में जो कि व्यक्ति मारे गए थे, बड़ी संख्या में जो व्यक्ति मारे गए थे, उसको अगर एक वर्ड में बोलना चाहें उस घटना को, तो क्या बोलेंगे, कार्नेज बोलेंगे। हिंदी में इसके लिए नरसंहार वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में से नरसंहार ही बोल सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि अगर किसी युद्ध में कई 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 सारे व्यक्ति अगर मारे जाते हैं, कई सारे लोग की अगर जान की हानि होती है, तो उसको कार्नेज बोला जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए पर्सन हु इज अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली। इसका क्या मतलब हुआ, एक व्यक्ति जो ठीक प्रकार से ना चल सकता हो ना हिलने डुलने में, मतलब एक व्यक्ति जो कि चलने में और हिलने डुलने में असमर्थ हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिपल, हिंदी में अपंग। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक जब इससे पहले जो पार्ट में मैंने कराया था, तो उसमें एक आपको 1 वर्ड कराया था, तो उसमें क्या था, लेकिन लिख देता हूँ आपको कि who has had one or more limbs। लिम्स का मतलब क्या बताया था मैंने, लिम्स का मतलब अंग, लिम्स रिमूव्ड। रिमूव, तो सर क्या मतलब था, इसके लिए 1 वर्ड क्या बताया था मैंने, अम्प्यूटी। क्या बताया था, अम्प्यूटी, AMPUTEE। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोनों में देखिए फर्क क्या है, इससे फर्क है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऊपर वाले में कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चलने फिरने में या हिलने डुलने में असमर्थ हो, उसके लिए ट्रिपल वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास क्या हो, जो जिसके एक या एक से अधिक अंग, लिम्स का मतलब अंग, कट गए हों, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एम्प्यूटी वर्ड का यूज करेंगे। इसको याद रखेंगे, अभी पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसको कराया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, इसको क्या बोलेंगे, एक वर्ड में सेंसस बोलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जनसंख्या की आधिकारिक गणना। जनसंख्या की आधिकारिक गणना के लिए एक वर्ड क्या यूज किया जाएगा, सेंसस यूज किया जाएगा, हिंदी में जनगणना। जैसे आपने देखा होगा अभी 2021 में तो नहीं हुई, हर 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना मतलब लोगों की गणना करना, कुल मिला के कितने लोग हैं किसी, जैसे अपने देश की बात करें तो अपने देश में कितने लोग हैं, ठीक है। तो अब 2021 में तो नहीं हो पाई, 2011 में, इससे पहले कब हुई थी, 2011 में, उससे पहले 2001 में हुई थी, 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। तो इसको याद रखना है कि जनसंख्या की अगर गणना करेंगे तो उसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाएगा, वो क्या होगा, सेंसस होगा। अब देखिए सेंसस क्यों कराई जाती है, आपको पता ही होगा कि हमें ये तो पता चलेगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं, तो उसी हिसाब से सरकार क्या करे, रिसोर्सेज की व्यवस्था करे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम तो नहीं पड़ रहे कहीं, तो इसलिए सेंसस कराया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि अगर ऑफिशियल काउंटिंग कराई जा रही है पॉपुलेशन की, तो उसको एक वर्ड में सेंसस बोलेंगे। अगले स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, सुंदर लिखावट की कला, सुंदर लिखावट की कला का विज्ञान कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, इसके लिए जो एक वर्ड है वो क्या है, कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी। कि अगर सुंदर कोई लिख रहा है, कोई अगर पर्सन है, अगर वो सुंदर लिखावट की कला जानता है, अगर सुंदर लिखावट कर रहा है, तो ऐसी कला को क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी बोलेंगे, हिंदी में सुंदर लिखने की कला, जिसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स।
वर्शिप, देखो वर्शिप का क्या मतलब होता है, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, और पूजा करने वालों को क्या बोलेंगे, वर्शिपर्स बोलेंगे, है ना। तो ये असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, मतलब वर्शिपर्स की क्या, असेंबली मतलब सभा, पूजा करने वालों की या उपासकों की सभा को क्या बोलेंगे एक वर्ड में, इसको बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, भक्तजनों का समूह बोलेंगे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे पहले भी हमने इसके लेक्चर्स दिए हुए हैं वन वर्ड सब्डिविजन्स के, और ये जितने भी मैं वन वर्ड्स करा रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर याद करिएगा, इनको ज़रूर देखिएगा। और अगर ये आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।